भाई लास्ट के 30 दिन बचे आप लोग के बोर्ड एग्जाम आने में। पैनिक क्रिएट होने से पहले प्लान को समझ लो कि किस तरीके से आपने एक्शन मोड में आना है। भाई अब ड्रीमी मोड छोड़ दो कि हम ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। भाई करना पड़ेगा आपको, और क्या करना है मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए लेकर के आया हूं। भाई इस बात को आप नोट करना कि आप लोग की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, इसमें सबसे जरूरी होता है कि हम लोग थ्योरी क्लियर करें अपनी। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो हम प्रैक्टिस पर चलते हैं, और प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए। अब क्वेश्चंस कहां से आएंगे भाई? या तो आप डिस्क्रिप्शन खोल करके चेक करो, डिस्क्रिप्शन खोल के चेक करोगे तो आपको मिलेगा सैंपल पेपर्स का लिंक। ये मेरे हाथ में सैंपल पेपर्स हैं भाई, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मौजूद हैं, और आज जो स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं ये भी मैं हर सब्जेक्ट की लेकर के आया हूं। फिजिक्स की बात करूंगा, केमिस्ट्री की करूंगा, बायो की करूंगा, मैथ्स की करूंगा, और साथ ही साथ एसएसटी की भी करूंगा भैया। तो प्लीज 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 एंश्योर करिए इस बात को कि आप लोग के पास इनफ प्रैक्टिस मटेरियल है। अगले 30 दिनों तक आपने क्या करना है देखो। अगर आपके पास सैंपल पेपर्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन खोल करके चेक करो, लिंक आपको मिल जाएगा। सैंपल पेपर ले लेने के बाद आप लोगों ने रैंडम सैंपल पेपर में से क्वेश्चंस लगाने हैं जैसे जैसे आप लोग के चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं। मान लेते हैं कि आपने एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा, अब उसके जो रैंडम क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में मिलेंगे वो आपने लगाने चालू करने हैं। फिर आपने उनको लिख करके देखना है। जब आप लिख करके देखोगे तो फिर आपने उसको मैच करना है, क्योंकि सैंपल पेपर में सॉल्यूशंस भी होते हैं। हमारे यहां सैंपल पेपर जो है इनके अंदर सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको हर एक क्वेश्चन के मिलते हैं। तो जब ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप देखोगे, आप मैच करके देखोगे अपने आंसर्स के साथ, तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये स्ट्रैटेजी के अंदर जानने को मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज आपने मैच करनी है अपने सैंपल पेपर के हिसाब से। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। देखो यार, चैप्टर्स बेशक से 4 ही हैं, मैं तो 4 भी नहीं मानता, 3.5 चैप्टर मानता हूं। ह्यूमनाई वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है। न्यूमेरिकल फोकस्ड चीजें लेकिन है, क्योंकि 2 बड़े चैप्टरों में न्यूमेरिकल हैं। लाइट में भी न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिसिटी में भी न्यूमेरिकल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो। भाई डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। तो इससे बाहर आपको नहीं जाना है, याद रखना इस चीज को। फॉर्मूला लिस्ट भैया कंपलसरी है, ये आपको बनानी एक पेज बनाओ, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले, नीचे लाइट के फॉर्मूले, खत्म। ये आपके सामने हमेशा होने चाहिए। रे डायग्राम्स बड़ी अंडररेटेड सी चीज होती है भाई, ये करके ही आपको फील आएगी लाइट के न्यूमेरिकल करने की, नहीं तो लाइट के न्यूमेरिकल में हवा टाइट हो जाएगी भाई। अगर रे डायग्राम्स आपको नहीं आते हैं तो महारत हासिल होनी चाहिए रे डायग्राम्स बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस इलेक्ट्रिसिटी में से आया करती हैं, पावर की डेरिवेशंस, पावर के फॉर्मूले, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, सीरीज और पैरेलल के लिए डेरिवेशन आती है, प्रूफ आती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अगर ऐसा कुछ आप देखते हो तो एनसीईआरटी से बाहर मत करना, एनसीईआरटी की ही डेरिवेशंस आप लोगों ने करनी है, जो मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आप लोग को करवाता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन खोल करके देखोगे तो मेरी क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। प्लीज उस लिंक को खोलो, और जो भी लेक्चर आपने चैप्टर नहीं देखा है प्लीज उस चैप्टर को पूरा करिए। अपना बैकलॉग कोई क्रिएट मत करिए। मैं सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ला रहा हूं, लगातार अपलोड कर रहा हूं, कंसाइज प्रिसाइज तरीके से जितना हो सकता है मैं उतना आप लोग के लिए करके, ड्यूरेशन को कम रखते हुए, सवालों को ज्यादा रखते हुए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मैं खुद अपने लेक्चर्स के अंदर करवा रहा हूं। तो प्लीज प्लीज जाकर के आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अपने पीवाईक्यूज को रिपीट करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 2 से 3 बार इसको करके जाना ही जाना है। और ये सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं, और ये सब सब्जेक्ट्स की। अभी आपको दिखेगा, मैं आगे भी इस चीज को बताऊंगा तो ये रिपीट होती दिखेंगी आपको चीजें। देखो चैप्टर्स कम है, इसीलिए चैप्टर की डेप्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई कंपिटेंसी बेस्ड सवाल जो आते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी फिजिक्स को पढ़ें डेप्थ तक पढ़ें, लॉजिक समझते हुए पढ़ें। केमिस्ट्री पर चलते हैं। देखो यार, केमिकल रिएक्शंस याद होने बहुत जरूरी है, और उनको बैलेंस करके लिखना भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको सिंबल्स लिखने और कंडीशंस लिखनी भी साथ के साथ याद करनी है। तो एक काम करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैं खुद यूज करता था। टोटल 44 रिएक्शन है, अगर आप काउंट करो तो, एग्जाम्पल मिला के बोल रहा हूं मैं, टोटल 44 रिएक्शंस हैं, ठीक है। आपने क्या करना, इनके रिएक्टेंट एक साइड पे लिख जाओ, और उस पेज की फोटोकॉपी करा लो 4 से 5, और हर 5 दिन में एक एक फोटोकॉपी लगाते रहो। आप देखोगे धीरे धीरे करके मुझे सारे के सारे रिएक्शंस याद होते जा रहे हैं। आप ये 44 के 44 रिएक्शंस पर महारत हासिल कर लोगे, और अगर ये कर लोगे ना, आपको केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगने लगेगी। अगर आपको केमिस्ट्री में नंबर कटते हैं, कारण उसका सिर्फ एक ही है कि रिएक्शन आपको याद नहीं है, रिएक्शनों का रट्टा लगा रहे हो आप,
तो इस तरीके से लगाओ कि भाई बैलेंसिंग तो मैं सीख ही लूंगा, बैलेंसिंग तो मैं सीख ही लूंगी, मुझे रिएक्टेंट के क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो याद करने हैं। तो याद करने के लिए बार बार लिख करके, बार बार लिख करके, बार बार लिख करके ही याद करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट एवर टेक्निक विच यू कैन फॉलो। ठीक है जी। कार्बन चैप्टर पर आपको पता ही है कि एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। एक बड़ा चैप्टर है, इसमें कंपाउंड्स बनाने आते हैं, बॉन्ड डायग्राम्स बनाने आते हैं। तो वो जो जो आपको बनाने होते हैं कंपाउंड्स, उनकी प्रैक्टिस भी अलग से करनी है आपको। और वैसे भी चैप्टर की लेंथ लंबी है, तो भाई इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना। स्कोरिंग भी है, इजी भी है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, इजी भी है। ठीक है। नेमिंग रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि सपोनिफिकेशन आपने सुना होगा, एस्टरिफिकेशन आपने सुना होगा, इस तरीके के बहुत सारे नाम आपने सुने। प्रैक्टिस उनकी डेफिनेटली आपने करनी है। डायग्राम्स एनसीईआरटी के करके जाना, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करवाई हैं, कहीं भी बाहर और जाने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर देखोगे, हर एक चीज उसके अंदर आपको कवर्ड मिलेगी। ठीक है। रिएक्शंस का डेली नहीं तो कम से कम वीक में 2 बार, वीक में 2 बार आप कम से कम शॉर्ट रिवीजन जरूर करो। चैप्टर वाइज करो, अच्छी बात है, सारे इकट्ठे करने तो एक साथ कर जाओ, तो पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। ठीक है ना। तो एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लेंथ से, क्योंकि चैप्टर उतने लंबे नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रिसाइज चीज लिखनी है अपने आंसर्स के अंदर। कभी भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखना, आप आंसर कभी बहुत लंबा नहीं होगा। बायो में होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है। आपने एक्यूरेट चीजें लिखनी है, कीवर्ड्स लिखने हैं, काम की बातें लिखनी है केमिस्ट्री के अंदर। बायो पर चलते हैं भाई। बायो में ऑलरेडी ज्यादा चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर हैं। आपको पता है, आवर एनवायरनमेंट को क्यों भूल जाते हो, वो भी तो है ना। तो सारे चैप्टर्स अगर मिला लो तो बड़े चैप्टर्स हैं। तो एक काम करो, उन्हें ग्रुप्स में रिवाइज करने की कोशिश करो। ये क्या होता है सर, जैसे मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मैं प्लांट रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हेरिडिटी के साथ मिला के भी कर सकते हो। वेरिएशन एक टॉपिक है जो दोनों में लिंक बनाता है। गैमेट्स है जो दोनों में कॉमन आता है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो ऐसे करके याद करोगे तो। और दूसरी चीज पता है क्या, आप अपनी बॉडी से रिलेट करके पढ़ो, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, आपको बायो जल्दी याद होगी। आप ये चीज देखना, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं बायो में, कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो जितने भी डिफरेंसेस हैं जो कि पास्ट में पूछे गए हैं पीवाईक्यू के अंदर, वो आपने करने हैं। रीजंस फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही मैं पढ़ाता हूं। आप जाकर के मेरे लेक्चर देखो, बायो मैंने पढ़ाई हुई है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी लैंग्वेज को कोशिश करो फॉलो करने की भाई। कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी वाले ही आपको डालने पड़ते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, रिपीट करिए थ्योरी के क्वेश्चंस, क्योंकि लिखना बहुत आता है बायो के अंदर। तो इसलिए कोशिश करो कि पॉइंटर्स में लिखो, उन पॉइंटर्स को बाद में एक्सपैंड कर लो। एसएसटी में भी इसी तरीके से होता है, पॉइंटर्स में लिखोगे, उन्हें बाद में एक्सपैंड कर लोगे। ठीक है ना। तो बायोलॉजी में कवरेज बहुत ज्यादा करनी है आपको, स्कोप ऑफ कवरेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेंथ ज्यादा है, और कीवर्ड जो है वही मार्क्स दिलाते हैं, नोट करना इस बात को। ठीक है, आइए चलते हैं मैथ्स की तरफ। बबुआ ओपी सर ने अप्रूव करे हैं सारे पॉइंटर्स, तो मैं उन्हीं से वेरीफाई करवा करके एक बार आप लोग के साथ ये बात कर रहा था कि एनसीईआरटी एग्जांपल्स एक्सरसाइजेज कंप्लीट अगर आपने कर ली तो भाई 85 से 90% मार्क्स आप इजीली ले आओगे, सिर्फ ये करके, सिर्फ इतना करके। इससे ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आपको सैंपल पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। मैथ्स के भी हमारे पास सैंपल पेपर है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थे, मैथ्स का सैंपल पेपर है। ठीक है ना, बेसिक भी है और स्टैंडर्ड भी है, दोनों है। ठीक है, स्टेप वाइज ट्राई करो, कभी भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो अगर, तो मैथ्स के लिए खासकर। ठीक है ना, फॉर्मूला भी लिख जाओगे तो भी काफी रहेगा, इसलिए फॉर्मूला का रिवीजन आप लोगों ने करना है। देखो डेली लिखा हुआ है, अगर डेली आप लोग मैथ्स लगाते हो तो अच्छी बात है, मैं होता आपकी जगह पर डेली मैथ्स करता। लेकिन ट्राई करो कि कम से कम 2 बार, मतलब 2 दिनों में 1 बार तो मैथ्स आप करो, यानी ऑल्टरनेट डेज पर आप मैथ्स करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लिखा हुआ साफ साफ सैंपल पेपर्स में स्पीड इंप्रूव करो भाई साहब। सैंपल पेपर्स लगा करके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, जो टाइम कंज्यूम आपका होता है वो टाइम बचा सकते हो, एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको देता है सैंपल पेपर, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ एक बार डिस्क्रिप्शन में देखो, चेक करो। अगर आपने नहीं लिए हैं अभी तक सैंपल पेपर तो आप जाकर के ले सकते हो, अगर ले लिए हैं तो भाई उन्हें लगाना शुरू करो। दिस इज द वे फॉरवर्ड। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल हो सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना आपकी ड्यूटी है। मैथ्स में प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी से करो, और यही रिजल्ट आपका डिसाइड करेगी, इस बात को समझ के चलो। तो रोज प्रैक्टिस करो, रोज नहीं होती तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पर मैथ्स की प्रैक्टिस आपने करनी करनी। एसएसटी पर आते हैं भाई, एसएसटी एक कंटेंट रिच सब्जेक्ट होता है, खूब सारा कंटेंट इसके अंदर होता है। तो ट्राई करो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से आप पॉइंटर्स बना लो, उन पॉइंटर्स को बाद में एक्सपैंड कर लो।
सबसे बेस्ट तरीका होता है काम करने का, ठीक है। साथ ही साथ मैप्स आप लोगों ने करने हैं, बड़े कंपलसरी है, डेट्स याद रखनी है, टर्म्स याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, ये सब बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो। भाई कोई भी आपका बड़ा सा पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहेगा, कोई उस पर टिक नहीं मारेगा, कांटा नहीं मारेगा, दिमाग ही खराब हो जाएगा उसका देख करके, ठीक है ना। तो हमेशा पॉइंटर्स के फॉर्म में कोशिश करो और बाद में उन पॉइंटर्स को एक्सपैंड कर लिया करो, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सभी जगह पर करनी है, ये ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। मैप्स जो है वो लास्ट के दिनों के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा रखना, क्योंकि वो याद करने वाली चीज होती है ना भाई, इंफॉर्मेटिव चीज है ना, तो इंफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाओगे। तो कोशिश करो कि एग्जाम से पहले पहले आप मैप्स करके जाओ, उनसे 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारी करो मैप्स को करने की, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है एसएसटी में, कीवर्ड्स पर फोकस करना है, यही आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ कॉमन रूल समझ लो भाई, क्या है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर में से ये आपको मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखो, गंदी राइटिंग अगर आपकी है, स्लो लिखो। सर स्लो लिखते हैं तो फिर पेपर छूट जाता है, तो इसलिए मॉक टेस्ट करने, इसीलिए तो सैंपल पेपर बोल रहा हूं करने के लिए, करने पड़ेंगे। 3 से 4 सैंपल पेपर आपको करके जाने पड़ेंगे, टाइम बाउंड होकर के, घड़ी लगा करके, ये बात समझ लेना, ठीक है। लास्ट डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये अभी के लिए नहीं बोल रहा, किसी भी टेस्ट में, किसी भी सिलेबस में, किसी भी ईयर में अगर आप हो ना, मैं सब तब की बात कर रहा हूं। लास्ट डेज के अंदर आपको रिवीजन ही करना है, सिर्फ कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये बात आप नोट करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी क्लास 10th क्लास के बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि भाई ये चीज हमको आपसे चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना। मैं लगातार क्लास 10th के लिए और 12th के लिए वीडियोस बनाए जा रहा हूं और बनाता रहूंगा। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।